हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे और ये चीज़ें जाननी भी जरूरी हैं। उसमें क्या है, हमने इससे पहले पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन में हमने देखा था कि किसी संख्या को n इंटू 10⁻n के रूप में व्यक्त करना। जैसे हमने लिख दिया 3.26, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम 326 इंटू 10⁻², ठीक है। और 3216, तो इसे लिख सकते हैं 3.216 इंटू 10⁻3, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, संख्याओं को 10 की घात के रूप में लिखना वैज्ञानिक संकेतन हो जाता है, ठीक। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो एक बड़ी संख्या होती है वो एक छोटी संख्या में परिवर्तित हो जाती है, या जो एक पूर्णांक नहीं रहता वो पूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है। फिर हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है। दूसरा, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले आते हैं यहाँ पे सार्थक अंक। सार्थक अंक वो अंक होते हैं जो किसी भौतिक राशि को उसके पूर्ण यथार्थ मान तक व्यक्त कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कोई लंबाई नापी, ठीक है, हमने बोला ये लगभग 1 मीटर है, लगभग 1 मीटर है, ठीक है। तो ये लगभग 1 मीटर तो क्या हो गया, जब हम लगभग बोल रहे हैं तो ये अनिश्चितता है ना इसमें। पर जब हम इसकी एक्चुअल नाप मानेंगे तो माना हो सकता है कि ये 1.01 मीटर आए, ठीक है। तो ये इसका क्या है, यथार्थ मान है, ठीक है, निश्चित मान क्या, ठीक। तो जो अंक किसी भी राशि के निश्चित मान को, भौतिक राशि के निश्चित मान को दिखाते हैं उसे बोलते हैं सार्थक अंक, ठीक है। किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या अलग अलग हो सकती है, उसके लिए नियम लिख रखे हैं यहाँ नीचे, तो एक एक करके सारे नियमों को एक्सप्लेन करना। पहला है, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, ठीक है। प्रश्न आता है पेपर में कि कोई वो संख्या दे देगा, जैसे मैंने यही वाली संख्या 3216, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ। तो अशून्य अंक मतलब शून्य के अलावा सभी अंक सार्थक होते हैं। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें 4, ठीक। अगला नियम, दो अशून्य अंकों के बीच उपस्थित सभी शून्य सार्थक होते हैं। दो अशून्य अंक ले लिया हमने, जैसे हमने बोला 3001, ठीक है, तो ये भी अशून्य है, ये भी अशून्य। अशून्य मतलब शून्य के अलावा कोई और इनके बीच में 2 जीरो आ रहे हैं, तो ये क्या हो गए, सार्थक। तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ऐसे में हम पता करते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। अगला, यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य स्थित हो या दशमलव के बाईं ओर स्थित हो तो वे सार्थक नहीं होते हैं, ठीक है। फिर से देख लो, यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य स्थित हो, जब मैं लिख दिया 0.001, ठीक, तो दशमलव और जीरो के मध्य उपस्थित है, ठीक, और दशमलव से जीरो, तो यहाँ पे कुल अंक तो हो गए हमारे पास 1 2 3 और 4, और सार्थक अंक हो गए कितने, 1, क्योंकि अभी लिखा हुआ है ना, यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य, अंक और दशमलव के मध्य स्थित है या दशमलव के बाईं ओर स्थित है तो वो सार्थक नहीं होता है। तो यहाँ पे मात्र एक सार्थक अंक है 1,
अगला, दशमलव के बाद अशून्य संख्या के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक होते हैं। ऐसे में अगर जो बोल दिया जाए कि 1.000, ठीक है, तो क्या बोला हो, दशमलव के बाद अशून्य संख्या के दाईं ओर स्थित सभी शून्य, दशमलव के बाद सारे शून्य, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई अशून्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो नंबर। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। तो कुल सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3 और 4। तो इसमें 4 सार्थक है। अंतर देख रहे हो ना, अगर जो दशमलव और अंक के बीच में जीरो आ रहे हैं और ऐसी स्थिति बन रही है 0.00235 उस टाइप से, तो जितने जीरो होंगे वो सार्थक नहीं होंगे। पर जब ऐसे में हम लिखते हैं तो यहाँ पे अर्थ बता रहे होते हैं, ठीक है। इसे अभी आगे एक्सप्लेन करो। अगला नियम, सभी शून्य जो अशून्य संख्याओं के दाईं ओर स्थित होते हैं सार्थक अंक हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे हमने लिखा 1000, ठीक है, 1000 में सार्थक अंकों की संख्या होती है 1, क्योंकि इन जीरोस को सार्थक अंक नहीं माना जाता, ठीक है। या ऐसे कहीं माना भी जा सकता है। ये माना कब जाएगा, तो इसके लिए नीचे रूल दे रखा है, अशून्य संख्या के दाएं ओर वाले सभी शून्य सार्थक बन जाते हैं जब वे मापन से आते हैं, ठीक है। मतलब जब उन्हें किसी राशि में नापा जाता है। तो जैसे मैंने बोला 1000, ये हो गया, और इसे मैं बोल दूँ 1000 मीटर या 1000 किलोग्राम, चलो 1000 किलोग्राम। तो ये क्या बन गया, ये चारों जीरो, ये तीनों जीरो और एक ये एक सार्थक बन गए। तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4, ठीक है। मतलब जैसे इकाई लग गई तो इस संख्या सार्थक अंकों की संख्या हो जाती है यहाँ पे 4। तो ये रूल्स थे। ठीक है, तो कुछ अंक देखते हैं। जैसे मैं लिखूँ 3.026, इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3 और 4। अगर जो मैं बात करूँ 3, 4, 6, 2, तो इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4, ठीक है। मैं करूँ 3200, तो इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई 2, क्योंकि ये दोनों सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। और जो बात करें 3.200, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 1, 2, 3 और 4, ठीक है। जैसे ही दशमलव लगा है और अंक दाईं ओर आ रहे हैं या शून्य दाईं ओर आ रहे हैं तो वो सार्थक बन जाते हैं। या इसी 3200 को मैं ऐसे लिखूँ 3200 मीटर, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4, ठीक है। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में देखें कि कोई संख्या मैंने लिख दी 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि जो जीरो लगेंगे वो सार्थक नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 10⁻23 लगेगा तो जीरो आगे लगेंगे ना इसके सारे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं, जब हम किसी भी संख्या को लिखते हैं ना, यहाँ ऊपर पे देखते हैं, जब हम किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखते हैं, मैंने लिखा 1.23, तो इसमें दो प्रकार की संख्याएं हैं। एक को बोलते हैं सर्टेन वैल्यू, निश्चित संख्या या निश्चित मान, और ये जो दशमलव के बाद होता है ये अनिश्चित मान होता है, ठीक है। अनिश्चित मान मतलब ये +-1 हो सकता है, मतलब एक ज़्यादा एक कम हो सकता है, पर ये क्या है, इसकी निश्चित मान है, ठीक है। इन्हीं निश्चित मानों
का निर्धारण करने के लिए हम सार्थक अंकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जितना अधिक हमारे पास सार्थक अंक होंगे उतने ज़्यादा हम किसी भी मान की निश्चितता को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तुमने एक चीज़ देखी होगी कि जो जैसे कोई तराजू होता है, तो कोई तराजू जैसे दुकानों में जाओगे तो बोलेगा ये तराजू 500 ग्राम तक तोल सकता है भाई। कोई तराजू की लीस्ट काउंट 1 ग्राम होगी। ठीक है, मतलब अगर जो हमें 1 ग्राम से कम तोलना है तो तब हम क्या करेंगे, दूसरे तराजू का यूज़ करेंगे जो मिलीग्राम में भी नाप सकता है। ठीक है, तो जो तराजू 500 किलोग्राम तक तोल सकता है या 1 किलोग्राम तक तोल सकता है, तो उसमें मिलीग्राम में कहीं ना कहीं अनिश्चितता आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सार्थक अंकों के बारे में था। इनके एग्जाम्पल देखते जाना। अगला टॉपिक आता है, इसमें एक और कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ होता है उसका, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, पूर्णांकित करना अंकों को। पूर्णांकित करने का अर्थ क्या होता है और इसकी आवश्यकता कहाँ पे होती है, तो मैं एक तरीके से आपको दिखाता हूँ कि कहीं पे मुझे मिल गया 4.269 अपॉन 3.1, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पुराना मेथड यूज़ करेंगे कि 3.1 से इसे भाग देते जाएं। ठीक है, और इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, तो क्यों ना हम इसे क्या कर दें, राउंड ऑफ कर दें। राउंड ऑफ मतलब इसको पूर्णांकित कर दें। कैसे, ऊपर वाला बदल दिया हमने 4.27 अपॉन 3। ठीक है, तो अब आसान हो गया। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ऐसे में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो मैंने क्या किया, 3.1 को बदला है 3 में, ये 4.269 को बदला है किस में, 4.27 में। तो इसी को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर। क्योंकि कई बार कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, दशमलव में कई ज़्यादा मान आ जाते हैं, फिर कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए और सीमित करने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का पूर्णांकरण करते हैं, या इसे बोल देंगे राउंड ऑफ कर देते हैं। तो गणितीय संक्रियाओं के परिणामों को सीमित करने हेतु संख्याओं को पूर्णांकित किया जाता है। इसके नियम है कुछ, ये ध्यान रखना है कि हमें कैसे करके इनको पूर्णांकित करना है। तो पहला है, यदि अंतिम संख्या को हटाया जा रहा है और वह 5 से अधिक है तो वो उससे पहले वाली संख्या 1 बढ़कर लिखी जाती है। तो उससे पहले वाली संख्या 1 बढ़ाकर लिखी जाती है। कैसे, जैसे मैंने यहीं पे लिखा था 4.269। ठीक है, मुझे इस 9 को हटाना है यहाँ से, तो 9 तो मैं हटा दूंगा। 4 पॉइंट तो ऐसे आएगा, 9 मैंने हटा दिया, तो जो 6 था, 6 क्या है, 9 क्या है, 5 से ज़्यादा है ना, तो ये 6 क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे और ज़्यादा राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, अब ये 5 से ज़्यादा है ना 7, इसे हटाना है, 5 से ज़्यादा है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा 3, 4.3। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते जाते हैं। तो यहीं पे तुम अंतर देख सकते हो। अगर जो मैं यहाँ इसको करूँ 4.3 अपॉन 3, 3 एकम 3, 3 चक्को 12। ठीक है, 1.4 तभी भी वैल्यू आ रही है। अगला, यदि दाईं ओर की किसी अंतिम संख्या को हटाया जाता है और
यदि वह संख्या 5 से कम है तो पूर्व संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ ये संख्या इस तरीके से रहती 4.262, ठीक है, मुझे 2 हटाना है यहाँ से, तो ये क्या हो जाता 4.26 ही आता, ठीक है, क्योंकि जिस संख्या को हमें हटाना है वो 5 से कम है, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ 2.368, इसको राउंड ऑफ करना है तो ये बनेगा 2.37, है ना। इस संख्या को हटाया, ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ इसकी जगह पे क्या गया, इससे पहले वाले में 6 था, ये हो गया 7। पर अगर जो ये संख्या ऐसे रहती 2.362 तो यहाँ पे आता 2.36, ठीक है। इसको हम ऐसे में राउंड ऑफ कर सकते हैं। और लास्ट वाला रूल है इसमें, यदि हटाई जाने वाली संख्या 5 है तो पूर्व वाली संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि वो सम संख्या है। 2.365, ठीक है, 2.375, इनकी बात हो रही है, ये 2 टाइप की संख्याओं की। यदि हटाई जाने वाली संख्या 5 है तो पूर्व वाली संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि वह सम संख्या है। 5 को हमने हटाना है, ठीक है, और उससे पहले वाली संख्या क्या है, सम संख्या है, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 2.36, ठीक। और यहाँ पे की बात करें 2.375 है तो हटाई जाने वाली संख्या क्या है 5, और उससे पहले वाली संख्या विषम है ना, परंतु यदि पूर्व वाली संख्या विषम होगी तो उसे 1 अंक से बढ़ा दिया जाएगा, तो मतलब इसकी राउंड ऑफ वैल्यू आएगी 2.38, ठीक है। तो जैसे हमें राउंड ऑफ करना आ गया वैसे वैसे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो इनको ट्राई करना, ठीक है। 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। 1.28, इसको राउंड ऑफ करना है तो ये कितना आएगा 1.3। 8 को हटा दिया हमने, 8 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाली संख्या 1 बढ़ गई, ठीक है। मैंने लिखा 5.231, ठीक है, तो मैं 1 हटाऊंगा तो ये आएगा 5.23, अगर जो मैं 3 हटा दूंगा तो 5.2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ हो रही हैं संख्याएं, ठीक। तो इससे असर कहाँ पड़ता है, कैलकुलेशन में असर पड़ता है जब हमारे पास ज़्यादा दशमलव आ जाते हैं, ठीक है, या संख्याएं बड़ी आ जाती हैं तो उनको सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हैं, इसके बाद हम प्रॉपर केमिस्ट्री शुरू करेंगे। इनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलेशंस होनी है साइंस में, और कैलकुलेशन आसान करने के लिए सार्थक अंक और ये राउंड ऑफ करना आना चाहिए। थैंक यू।